Am I audible? Yes, good morning. Uh, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? So in previous session, basic जो टॉपिक था विथ रिगार्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट एंड नेशनल इनकम, ये चैप्टर हमने कवर किया। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, विथ रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शनिंग क्या है, ओवरऑल उस टॉपिक को भी लर्न किया। देन थर्ड, प्लानिंग का बैकग्राउंड, जैसे विश्वेश्वरैया प्लान की प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, ऐसे अलग अलग जो बैकग्राउंड फीचर्स या प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट थी उसको भी लर्न किया था। देन उस प्लानिंग के चैलेंजेस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट, इस टॉपिक को भी लर्न किया। देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, poverty and unemployment, financial market. So these are the four important concepts. Then poverty and unemployment regarding कुछ basic schemes यहाँ तक हमने अभी तक कवर किया है। Today we will cover the next topic, that is inflation. इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिकली व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन, तो फर्स्ट जैसे बेसिक इन लेमैन टर्म, इन्फ्लेशन मतलब हमें इन्फ्लेशन जब भी कोई बोलता है इन लेमैन टर्म हम बोलते हैं कि प्राइस राइज, प्राइस राइज इज नथिंग बट द इन्फ्लेशन इन द लेमैन टर्म। और ये हर दिन का डिस्कशन है कि कोई भी चीज हो मार्केट में, सब्जी हो, दूध हो या फ्रूट्स हो, कभी भी थोड़े प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाए तो इस प्राइस राइज का डिस्कशन होता है, इन्फ्लेशन का डिस्कशन होता है। हर एक इलेक्शन कैंपेन का एक इम्पोर्टेंट और पावर पॉइंट है। और ये बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूअसली हिट करता है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डेवलपिंग स्टेट या अंडर डेवलप स्टेट में ज्यादा डिस्कस किया जाता है। इन्फ्लेशन ये डेवलप स्टेट में भी, डेवलपिंग भी और अंडर डेवलपिंग हर एक इकोनॉमी में, ऐसे अलग अलग इकोनॉमीज में इसका डिस्कशंस होते रहता है। इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। प्राइस राइज तो इन्फ्लेशन है, लेकिन बेसिकली a rise in the general prices, rise in the general prices level, a sustained rising, a sustained rise in the general level of prices, a rise in the general level of prices, a sustained rise in the general level of prices, sustain continuously ये price rise चलता है, sustained rise in the prices is called as is called as price rise persistent increase in the prices, persistent increase in the prices is called as price rise। if सिर्फ किसी एक सेक्टर में किसी एक प्राइस के राइज होने से इन्फ्लेशन नहीं बोलते, उस सेक्टर के मोस्ट ऑफ द गुड्स की प्राइस जब बढ़ जाती है, when prices of the most of the goods increased or rise, we call it as a inflation। और उसके एग्जैक्टली रिवर्स, उसके एग्जैक्टली रिवर्स डिफ्लेशन होता है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट। आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, आई होप यू हैव द कनेक्टिविटी इशू। तो मैंने प्रीवियस डेफिनेशन बताया कि इन्फ्लेशन में सस्टेन प्राइस राइज होता है एक, दूसरा होता है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स, किसी एक गुड मतलब एक सब्जी की प्राइस बढ़ने को महंगाई नहीं बोलते। सपोज मार्केट में 20 प्रकार के अलग अलग सब्जियां है, उसमें से एक प्राइस की राइज होने से हम उसको महंगाई नहीं बोलते कि फूड मार्केट या वेजिटेबल मार्केट में महंगाई आ गई है। ये एक से नहीं पता चलता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स उस सेक्टर में सपोज जो अलग अलग 10-15 सब्जियां है, हर एक की प्राइस राइज होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ गुड्स।
increase in the price of most of the goods is called as inflation. Then deflation. What is mean by deflation? when when the general level of prices when the general level of prices, what I'm calling, when the general level of prices falling, when the general level of prices falling down, we call it as a we call it as a deflation. We call it as a deflation. तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यहाँ पे फॉलिंग डाउन का ट्रेंड होता है, जनरल फॉलिंग डाउन, यहाँ पे जनरल राइज होती है प्राइसेस की, और बेसिकली falling down and sustained rise of the prices is called as inflation and deflation. और उसमें बेसिक मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द गुड, एक सिंगल गुड की प्राइस राइज से इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट किया जाता, ठीक है। देन इसके बाद इन जनरली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। इकोनॉमिक के दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिक माइक्रो इकोनॉमी में सपोज आप सब्जी मंडी का एग्जांपल लेंगे तो इट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, और when we take the example of Indian economy, it is example of macro economy. बेसिकली माइक्रो में किसी यूनिट के कंसिडरेशन को या उसके रिगार्डिंग अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमी में। जैसे सपोज हम सब्जी मंडी को कंसिडर करते हैं तो वहां पे कोई वेंडर्स होते हैं, उसके बाद बायर्स होते हैं, उसके बाद सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, कोई सप्लायर होता है मटेरियल का। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक में आ रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक में कंट्री लेवल का कंसिडरेशन होता है, किसी कंट्री में कितना इनकम है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के आउटकम्स है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इन्फ्लेशन स्टडी करते वक्त या मैक्रो इकोनॉमिक में जो अलग अलग इंडिकेटर्स है, जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, देन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, और उसके बाद इन्फ्लेशन जिसको यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, और इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लर्न करते वक्त इन्फ्लेशन का एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल है। और
Without inflation, we cannot discuss or we cannot study the macroeconomic सेक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक का जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस ही नहीं कर पाए, इसलिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमी में। इसके बाद जो ये भी महंगाई बढ़ गई है या इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, ये हमें कैसे पता चलता है और कैसे मेजर किया जाता है? तो बेसिकली इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, टू मेजर द इन्फ्लेशन वी हैव द इंडाइसेस, जैसे हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, वी हैव होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। ये दो इंडाइसेस है कि जिसको यूज करके हम इन्फ्लेशन हमें पता चलता है। इसके बाद जीडीपी डिप्लेटर भी यूज किया जाता है, जीडीपी डिप्लेटर, ये तो मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव इंडिकेटर है। इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज करके we can measure the average rise in the price level, और इन अलग अलग तीन इंडाइसेस को यूज करके प्राइस राइज हमें समझ में आता है। और इसके बाद ये तीन कोर कंपोनेंट के बाद और भी कुछ सेक्टरल कंपोनेंट होते हैं, उसको भी मेजरमेंट में यूज किया जाता है। अब ये सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है और जीडीपी डिप्लेटर क्या है, उसको हम बाद में इन डिटेल कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को समझ लेना चाहिए। इन्फ्लेशन मेजर्स करने से पहले हमें थोड़ा उनका उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद टाइप्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इन्फ्लेशन मेजरिंग को देखेंगे। बेसिकली इन्फ्लेशन कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये नियर अबाउट 19th-20th सेंचुरी में इसका डिस्कशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्टली इन द वेस्टर्न कंट्रीज इसका डिस्कशन स्टार्ट होता है, या इन्फ्लेशन फिनोमेना को लोग रियलाइज करने लगते हैं 19th-20th सेंचुरी में। क्योंकि उससे पहले तो पॉपुलेशन मॉडरेट थी उस समय पे, इतना कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होता होगा। और स्पेसिफिक हम इंडिया का कंसिडर करेंगे तो दो फेजेस में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 30-40 इयर्स, मतलब 1975 से पहले वाला फेज, और आफ्टर 1947 एंड बिफोर 1947। Still the rise of prices, we will discuss the inflation phenomena with respect to India 75 से पहले क्या था और 75 के बाद क्या। बेसिकली 75 से पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। डिमांड मतलब जितनी डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पाना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता था, इधर डिमांड इंक्रीज होती थी या सप्लाई कम हो जाने की वजह से ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन इस फेज में बहुत क्लियरली दिखाई दिया है। क्योंकि उस समय में प्रोडक्शन कैपेसिटीज उतनी नहीं थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अलग फेज से जा रही थी, और उस समय पे ओवरऑल स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट नहीं हुई थी। अलग अलग इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चरल हो, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था उस समय 1960s, 61, 62। उस फेज में तो हम फूड ग्रेन भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। वी आर
वी वेर इम्पोर्टिंग द फूड ग्रेन्स। तो इतने अलग फेज में आफ्टर इंडिपेंडेंस का एक अलग फेज था। उसके बाद इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके रिफ्लेक्शंस और उसकी इकोनॉमी पे कुछ जो इम्पैक्ट हुए उसकी वजह से ओवरऑल डिमांड पुल इन्फ्लेशन वहां पे दिखाई दिया, या इंपॉर्टेंट फिनोमेना वहां पे हमें समझ में आता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट को इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम करना है तो कभी कभी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती, मतलब खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है अलग अलग सेक्टर में। स्पेंडिंग बढ़ा के ये जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है उसको कम करने की कोशिश गवर्नमेंट करता है, आइदर डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्ट। सेकंड, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी दिखाई देता है बिफोर 1947, लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। देन आफ्टर 1975 यहाँ पे इन्फ्लेशन का रीजन था कि एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी, एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी। गवर्नमेंट को उस समय पे क्या होता था कि जब भी गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए कम पैसे होते थे तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता था, मनी प्रिंट करता था। और एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी होने की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास ज्यादा पैसे आने लगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने लगी, लोगों के हाथ में पैसे आने लगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास पैसे तो लोग डिमांड करेंगे। सपोज मुझे 1 लाख रुपए सैलरी है तो मैं अलग अलग कुछ चीजें जो लग्जरी आइटम्स है वो भी खरीदी करूंगा। सपोज मुझे सैलरी सिर्फ 25K, तो मैं बेसिक सर्वाइवल तक ही सोचूंगा। तो वैसे उस फेज में हुआ, गवर्नमेंट के एक्सेसिव मनी क्रिएशन की वजह से लोगों के भी हाथों में पैसे आने लगे, लेकिन उतने हद तक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए। और यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इस फेज में क्या हुआ, एक्सेसिव परचेसिंग पावर हुआ, एक्सेसिव ड्यू टू एक्सेसिव परचेसिंग पावर, व्हाट आई एम कॉलिंग, ड्यू टू एक्सेसिव परचेसिंग पावर, यहाँ पे एक्सेसिव परचेसिंग पावर होने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन फेस किया, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है और प्रोडक्शन लेवल सेम है। Same production level and excessive purchasing power. Due to that, same production level and excessive purchasing power, demand pull inflation दिखाई दिया। Then कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी यहाँ पे कुछ हद तक, कॉस्ट और डिमांड दोनों एक बेसिकली टाइप है, लेकिन डिमांड इन्फ्लेशन का कारण था कि एक्सेसिव परचेसिंग पावर, और यहाँ पे था बेसिकली डिमांड फॉल, डिमांड पुल, और डिमांड ज्यादा होना और प्रोडक्शन कम होना। यहाँ पे तो प्रोडक्शन ही कम था, यहाँ पे सेम लेवल प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन समय के साथ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेसिकली दो फेजेस में इन जनरल ऑब्जर्वेशन होने के बाद वहां पे ज्यादा स्ट्रेसिंग की जरूरत नहीं, बेसिक ट्रेंड समझ समझ रहे थे हम। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन रेंज ऑफ प्राइस इंक्रीज, व्हाट आई एम कॉलिंग रेंज ऑफ प्राइस,
depend on a range of a price increase. We will classify inflation into the different types. First, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टाइप है डिपेंडिंग ऑन रेंज ऑफ प्राइस इंक्रीज. इसमें सबसे पहले एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन. व्हाट इज मीन बाय गैलोपिंग इन्फ्लेशन? गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन्फ्लेशन. वर्ड गैलोप करना, जिसको हिंदी में गिरफ्तार करना या उस हिसाब से भी बोला जाता है. गैलोपिंग इन्फ्लेशन मीन्स वेरी हाई इन्फ्लेशन. और रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस. वेरी हाई इन्फ्लेशन और रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस इज कॉल्ड एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन. और ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है. और ये सबसे पहले इस फिनोमेना को वर्ल्ड लेवल पे यूएसएसआर ने दिखाई दिया. यूएसएसआर या आज का रशिया, उस समय का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, या आज आज जिसको हम रशिया बोलते हैं, तो यूएसएसआर और रशिया, इस कंट्री में इस फिनोमेना को बहुत क्लियरली उस समय पे स्टडी किया गया था कि वहां पे सडनली प्राइस राइजेस हुए थे रशिया में. उसके पीछे रशियन इकोनॉमी में उस समय पे जो डिसइंटीग्रेशन का फेज चल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन का फिनोमेना उस समय पे दिखाई दिया. और उस समय पे जब मीडिया कवरेज आते थे तो उसको उस समय पे अलग अलग बहुत नाम दिए गए थे. रन अवे और जंपिंग इन्फ्लेशन भी उस समय पे न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल्स आते थे तो उसमें उसको जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता था. या जर्नलिस्ट उसको एज अ जंपिंग इन्फ्लेशन उसके रिगार्डिंग अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में लिखते थे. लेकिन गैलोपिंग इन्फ्लेशन अभी मार्केट इंटरवेंशन होने की वजह से और गवर्नमेंट के चेक एंड बैलेंस होने की वजह से अभी इतने हद तक हमें दिखाई नहीं देता. ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्टली डबल डिजिट में हमें इन्फ्लेशन नहीं दिखाई देता. हर साल गवर्नमेंट इंटरवेंशन के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी होती है एमपी, और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी एफपी. दोनों मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हर साल हर महीने में गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखता है. इसलिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन का अभी वो सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे इतने हद तक होता है. गैलोपी में एक याद रखना है कि वेरी हाई इन्फ्लेशन है, लेकिन इट इज नॉट हाइपर इन्फ्लेशन. व्हाट आई एम कॉलिंग, इट इज नॉट हाइपर इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन नहीं कहते. गैलोपिंग इन्फ्लेशन में वेरी हाई प्राइस राइजेस होती है, बट इतना ही एक्सट्रीम नहीं है कि उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं. मतलब जो सपोज एक गुड है 100 रुपीज को आ रहा है, डायरेक्टली उसकी कॉस्टिंग 200 हो जाना, ये इट इज नथिंग बट द हाइपर इन्फ्लेशन. और 100 रुपीज की गुड 130 140 तक चला जाना, इट इज अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन में बहुत लार्ज और एक्सेलरेटिंग स्केल में प्राइस राइज होती है. तो ये बेसिक है. और
जब भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है ना, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या की फीचर उसका होता है कि परचेसिंग पावर फॉल हो जाए। परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। सपोज आपके पास 500 रुपीज है और उस गुड़ की कॉस्ट उस समय पे 100 रुपीज थी, तो आप 5 गुड्स बाय कर सकते थे। लेकिन अभी उसकी प्राइस 200, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है तो हम 150 कंसिडर करेंगे। तो इस 500 में अभी आप सिर्फ मैक्सिमम 3 गुड्स खरीद कर सकते हो। तो परचेसिंग प्राइस गैलोपिंग इन्फ्लेशन की वजह से ड्रॉप हो जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर है। और उस परचेसिंग पावर ड्रॉप होने की वजह से लोगों को उतनी, सपोज आपको 5 गुड़ हर मंथ में लगती है आपके फैमिली के लिए और आप 3 ही बाय कर पा रहे हो, तो एडिशनली आपको फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें नियर अबाउट 250 रुपीज एडिशनली ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप 5 गुड़ बाय कर पाओ। मतलब क्या, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल मनी उसमें पुट करना पड़ेगा। फिर 500 प्लस 250, सो 750 स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपकी सेविंग कम हो जाती है। आपका जो डिस्पोजेबल इनकम होता है, सेविंग आपकी डिक्रीज हो जाती है। मैंने लास्ट सेशन में आपको पर्सनल इनकम टर्म पढ़ाया था, पर्सनल इनकम। उसके बाद मैंने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये भी कंसेप्ट पढ़ाई थी। जो आप स्पेंड कर सकते हो, खर्चे कर सकते हो, उसमें से सेविंग रेट ड्रॉप हो जाता है। सपोज गैलोपिंग इन्फ्लेशन आता है तो परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है और आपको उतनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी, तो आपकी सेविंग जो हो जाती है, सेविंग पावर, इट विल डिक्रीज। और सेविंग डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, फिर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपने कैपिटल्स को और उसके कंटिन्यूअसली क्या होता है, इम्पैक्ट होते रहते हैं। और कभी कभी वही गैलोपिंग इन्फ्लेशन सर्टन फेज में हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाता है। सपोज डिमांड पे टाइमली फोकस नहीं किया और उसी हिसाब से चलता रहा था, कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन टर्न इनटू द हाइपर इन्फ्लेशन। अभी इन जनरल हम कॉजेस देखेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन के। तो क्या कॉजेस हमें समझ में आते हैं कि these are the XYZ reasons that why we are facing the galloping inflation. तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि कैसे परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, या गैलोपिंग इन्फ्लेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक्सेसिव मनी सप्लाई। एक्सेसिव मनी सप्लाई। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं कि बीच में क्या हुआ कि शेयर मार्केट्स, आजकल क्या है कि बहुत से लोग जो भी गवर्नमेंट में वर्किंग करते, प्राइवेट में भी करते, कंपनीज में करते, हर एक पर्सन इंटरेस्टेड इन द शेयर मार्केट। और उसमें ऐसी बहुत सी कंपनियां है कि जहां पे अनरियलिस्टिक ग्रोथ है, अनरियलिस्टिक ग्रोथ। जैसे किसी कंपनी का शेयर आज 100 रुपीज है तो 2 महीने में 200 हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली कैपिटल डबल हो गई। और इस कंपनी का प्रोडक्शन देखा जाए तो जब शेयर प्राइसेस 100 थी तो उस समय भी वो 1000 गुड प्रोड्यूस करती थी, जब 200 हुआ तो हार्डली 1100 गुड प्रोड्यूस कर रहे। मतलब प्रोडक्शन लेवल कैपेसिटी वाइज कंपनी के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, जो भी हो, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन शेयर प्राइसेस डबल हो चुकी है ड्यू टू आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई की वजह से। लोग क्या है कि पैसे आ गए, किसी को ज्यादा एनालिसिस नहीं होता, डायरेक्टली जाके जो भी ट्रेंडिंग चलता है, आजकल रील्स का ट्रेंड है, किसी सोशल मीडिया में एक रील देख ले कि XYZ स्टॉक इन बुम, तो उसको बाय करने के पीछे हम दौड़ लगाते हैं। तो एक्सेसिव मनी सप्लाई, और एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से क्या होता है, बीच में हमने ऐसे देखा कि जैसे कार्स, पहले किसी गांव में या किसी मोहल्ले में एक कार होती थी, अभी हर एक पर्सन के पास कार है। और इन जनरल उसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ने लगती है। मतलब इसमें
ऐसे कुछ वेपन है कि पहले पैसे डबल करना है तो लगभग लगभग 7 साल लग जाते थे। आज भी बैंकिंग में चले जाओ तो आज भी 5, 5.5, 6 साल के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसे पैसे अनरियलिस्टिक वे कभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में डबल हो जाएंगे। तो क्या होता है, एक्सेसिव मनी सप्लाई आ जाता है। उसके नंबर ऑफ रीजंस होता है ना, एक्सेसिव मनी सप्लाई के पीछे कभी कभी गवर्नमेंट की प्रिंटिंग भी होती है, और दूसरा भी इंडिया में चल रहा है वो शेयर मार्केट वाला पट्टा, या पैसे डबल कर देने वाले लोग भी बहुत मार्केट में बैठे हैं। उसके बाद वो एमएलएम वाले। तो इस ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से मार्केट में क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए इसकी डिमांड कहाँ पे दिखाई देता है, आप लोग प्रोटीन रिच आइटम्स खाने लगते हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनका नॉन वेजिटेरियन रिगार्डिंग, वेज वाले वेज रिगार्डिंग। तो इसकी वजह से गैलोपिंग इन्फ्लेशन फेस होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, दूसरा रीजन ऐसे भी होता है इन्फ्लेशन के पीछे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देता है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाता है और इनकम कम हो तो फिस्कल डिफिशिट बढ़ जाता है। अभी फिस्कल डिफिशिट क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज फिस्कल डिफिशिट बढ़ गया मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई। फिस्कल डिफिशिट नथिंग बट द एक्सेसिव स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। सपोज गवर्नमेंट का इनकम है 100 रुपीज और गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 150 रुपीज। तो जो ऊपर के एक्सेसिव 50 रुपीज है, उस 50 रुपीज को हम फिस्कल डिफिशिट बोलते हैं या एक्सेसिव स्पेंडिंग बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट का इनकम कम है लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है। तो उस केस में भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन लेवल वही है। जब गवर्नमेंट का इनकम इनकम 100 रुपीज था, उस समय भी बीसी गुड प्रोड्यूस होती थी। जब गवर्नमेंट ने अभी 150 स्पेंडिंग स्टार्ट कर दिया, उस समय भी गुड्स 20 ही। लेकिन ज्यादा 150 रुपीज है अभी लोगों के हाथों में, तो उसमें से वो 20 गुड्स लेना है, तो यहाँ पे इस 20 गुड्स की प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से या एक्सेसिव इकोनॉमी में क्या एक्सेसिव गुड सप्लाई होने की वजह से, ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन दिखाई देता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि फ्यूएल के प्राइसेस। फ्यूएल एक ऐसा सेक्टरल कंपोनेंट है कि उसकी राइज के बाद हर एक सेक्टर में प्राइस राइज हो सकता है। सपोज फ्यूएल फ्यूएल के प्राइसेस बढ़ गए तो उससे सब्जियां होती है उसकी भी प्राइसेस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फूड ग्रेन हो या जो भी कुछ आइटम्स हो जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसपे ओवरऑल हमें प्राइस राइज दिखाई देती है। सो ये हो गए बेसिक कॉजेस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और भी कुछ रीजंस है कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन में कंसिडर कर सकते हैं। अभी थोड़ा गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद हम हाइपर इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन। इस गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब भी एक्सेसिव या ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको ही हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन? बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन में एक्सट्रीम प्राइस राइज होती है। एक्सट्रीम प्राइस राइज, या इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है कि वेनेजुएला कंट्री, आप सब लोगों ने सुना होगा। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे ऊपर एक वेनेजुएला कंट्री जिसके साथ लास्ट मंथ में, लास्ट कुछ सालों में हम वेनेजुएला से ऑयल तेल भी इंपोर्ट करते। तो वेनेजुएला, यहाँ पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि अभी लास्ट साल में एग्जैक्टली 1 ईयर बैक वहां पे लगभग लगभग 200% इन्फ्लेशन था। 200% इन्फ्लेशन, इतना वेरी हाई इन्फ्लेशन था
मतलब जैसे आप यहाँ पे सपोज आपको वड़ा पाव खरीदी करना है, तो वहां पे उनके वेनेजुएलन करेंसी में पूरे एक गनी बैग, जितनी हमारे यहाँ पे जैसे गनी बैग होती है ना पूरी, जो फूड ग्रेन के लिए यूज करते हैं 50 kg के लिए, तो वैसे उसमें से उसमें पैसे डाल के लोगों को कॉफी पीने के लिए जाना पड़ता। तो इतने हाई लेवल पे वहां पे प्राइस राइज हुआ था। 2016 में तो इतना हाई था कि लगभग लगभग 275 278, इतने मतलब 280 के लगभग आसपास इन्फ्लेशन थी। उसके बाद 2018 उनके इकोनॉमी का बहुत डेंजर ईयर था, कि वहां पे इतने लेवल तक प्राइस राइज हुई थी, 1,30,000। कैन यू इमेजिन? हाइपर इन्फ्लेशन से भी कोई अलग टर्मिनोलॉजी कॉइन करनी पड़ेगी उनकी इकोनॉमी। और मेन कॉजेस क्या था कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे कम पड़ते थे तो गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस थी, गवर्नमेंट क्या करता था, मनी प्रिंट करता था, और मनी प्रिंट करने के बाद इकोनॉमी में डाल देता था। मतलब सपोज गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज है, और गवर्नमेंट को अलग अलग एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, उनके जो कुछ नेता है उनके रहन सहन के लिए, उनके लिए ओवरऑल इकोनॉमिक के मेंटेनेंस के लिए सपोज 150 रुपीज लग रहे हैं, तो 50 रुपीज मार्केट में एक्सेसिव पुश हो रहे हैं। मतलब 100 रुपीज की ही आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, गवर्नमेंट को इतने पैसे आ रहे हैं, और आप इकोनॉमी पे 150 रुपीज पुश कर रहे हो, लोगों के हाथों में एक्सेसिव मनी जा रहा है। तो एक्सेसिव मनी आएगा तो लोग फिर अलग अलग कपड़े हो, स्मार्टफोन हो, कार्स हो, वो उसके बाद घर हो, तो वैसे एक्सेसिवली करेंगे। अभी भी इकोनॉमी में हाउसिंग के रिगार्डिंग भी उसके रीजंस यही है, कि लोगों के पास जो इजीली बहुत पैसा जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टैक्स इवेजन भी बहुत करते हैं लोग, बहुत से इतने, हमारे यहाँ पे इतने अलग अलग सेक्शंस में जो भी पैसे कमाते हैं, तो हर कोई ना कोई अलग अलग रास्ते ढूंढ ही लेते हैं कि वहां से टैक्स इवेजन कर सके। इसलिए टैक्स पेयर बहुत कम है। और जो वो बेसिक एम्प्लॉय है जो 30,000 20 30,000 कमाता है, तो वो तो बेसिक खर्चे उठाने भी, उठाते उठाते उसकी जिंदगी चली जाती है। और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, उसके कंटिन्यूसली अलग अलग टूल से क्या होते, डबल होते चलते पैसे। तो वेनेजुएला का बेस्ट एग्जांपल था कि उन्होंने मनी प्रिंट किया, एक्सेसिव मनी प्रिंट किया, और इतने हद तक इन्फ्लेशन बढ़ा। इंडिया में 4% 3% इतने लेवल तक हम इन्फ्लेशन काउंट करते परसेंट में, यहाँ पे 1,30,000। कैन यू इमेजिन? और करेंसी कोलैप्स हुआ उनके यहाँ पे, टोटली करेंसी कोलैप्स हुआ था, उनको दूसरी करेंसी लेके आना पड़ा उस समय। और इसलिए वेनेजुएला ने एक डिजिटल करेंसी उस समय पे लाई थी, और उसका वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके रिगार्डिंग डिस्कशन था। उनके करेंसी का एक्सेप्टेंस भी बहुत कम हो गया, इसलिए उन्होंने एक डिजिटल करेंसी उस टाइम पे लॉन्च की थी। उनका कुछ तो बोलीवार नाम का कुछ करेंसी है, उसको अल्टर करके कुछ डिजिटल करेंसी का नाम है, मुझे याद नहीं, वो डिजिटल करेंसी उन्होंने लॉन्च की। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हाइपर इन्फ्लेशन का वेनेजुएला का। तो क्या है कि जब भी गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस भी हो, आज भी इंडियन गवर्नमेंट के पास भी वैसे ही है। सपोज गवर्नमेंट को कहीं पे कम पैसे पड़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्टली प्रिंटिंग कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट वैसे नहीं करता, गवर्नमेंट मार्केट से कर्जा उठाता है, क्योंकि मार्केट में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसके अगेंस्ट भी खर्चे करना पड़ेगा। हम एक्सेसिव खर्चे करेंगे तो इकोनॉमी में मनी पुश होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हाइपर इन्फ्लेशन में। बेसिकली की कॉजेज देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के, कि क्यों होता है ये। वेनेजुएला में जो 1,30,000 वाली केस देखे हमने 2018 में, अभी तक वो कंट्री उस फेज से बाहर नहीं निकली, उनको करेंसी चेंज करनी पड़ी थी उस समय। यहाँ पे बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट
कॉज बताया जाता है, जैसे मैंने बोला अभी कि एक्सेसिव प्रिंटिंग जो वेनेजुएला ने भी किया था, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी जो वेनेजुएला में भी दिखाई दिया है। उसके बाद एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी एक रीजन है। एक्सेसिव मनी प्रिंट करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इकोनॉमी में वेरी हाई फिजिकल डिफिशिएंट। वेरी हाई फिजिकल डिफिशिएंट मतलब क्या है? गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज है, गवर्नमेंट 150 स्पेंड कर रहा है, ऊपर का 50 रुपीज 60 रुपीज जिसके अगेंस्ट गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे लेकिन गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, तो इकोनॉमी में एडिशनल डिमांड क्रिएट होगी क्योंकि ये 150 सिटीजन के पास जाएंगे, और सिटीजन के पास जाने के बाद वो अलग अलग सेक्टर्स में डिमांड क्रिएट कर। तो अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है हाउसिंग सेक्टर में। अभी पूरे हाउसिंग का इनोमिनेशन होगा। आज भी देश में हाउसिंग का इनोमिनेशन हुआ, तो जितनी रिक्वायरमेंट है और एग्जैक्ट प्रेजेंटली कंस्ट्रक्शंस, तो ये अभी भी मैच हो सकता है। इसके रीजंस पता है क्या है? ये एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी या एक्सेसिव डिफिशिएंट की वजह से इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए स्लाइट इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, मतलब कुछ मॉडरेट हद तक इन्फ्लेशन जरूरी होता है इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब स्लाइट लेवल या मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन होता है तो उससे डिमांड भी क्रिएट होती है मॉडरेट लेवल पे। तो डिमांड भी क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है तो लोग क्या करते हैं, एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा देते हैं, एडिशनली फैसिलिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं। सपोज मेरी होटल है और उसमें पहले 50 चेयर होती थी इवनिंग में, तो लोग इजीली बैठ पाते। अभी थोड़ा स्लाइट इन्फ्लेशन या डिमांड ज्यादा होने की वजह से मैं 70 सीट्स की होटल बनाने की सोचूंगा। सो स्लाइट इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर द इकोनॉमी, लेकिन उसके ऊपर चला जाता है तो वो गैलोपिंग पे जाता है, और उसके ऊपर चला जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में टर्न आउट हो जाता है। स्लाइटली इज गुड, फिजिकल डिफिशिएंट भी स्लाइटली अच्छा होता है, लेकिन एक्सेसिवली करने के बाद उसके रिपरकशन दिखाई देते हैं। तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद अब ये हो गया सप्लाई साइड। दूसरा है कि डिमांड साइड में सपोज आप प्रोडक्शन पे ही फोकस नहीं कर रहे, सपोज किसी एक्सवाइजेड सेक्टर में प्रोडक्शन ही कोलैप्स हो गया, ड्यू टू कोलैप्स इन द प्रोडक्शन, उसकी वजह से भी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। सपोज पहले इकोनॉमी में एबीसी नाम की कोई गुड है, उसकी रिक्वायरमेंट 200 गुड की होती थी साल भर में, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्रॉप होने की वजह से अभी वो सिर्फ 100 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टली 50% प्रोडक्शन फॉल है, और कोलैप्स इन द प्रोडक्शन है अप टू द 50%, एंड दैट डायरेक्टली हैम्पर और इट लीड टू द हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब जो 100 गुड से, सपोज पहले एक गुड की कॉस्ट 10 रुपए होगी, यहाँ पे 100 प्रोडक्शन होने के बाद डायरेक्टली 20 रुपए भी हो सकती है, डायरेक्टली प्राइस इज डबल, 100% प्राइस राइज, बिकॉज गुड्स आर मिनिमम, डिमांड इज मैक्सिमम। सो दैट्स वाई ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी होता है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से भी क्या होता है कि प्रोडक्शन हैम्परिंग होता है, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट रीजन, एंड दैट्स व्हाई उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल वो भी एक कॉज है जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। देन basically next we will discuss about next type, creeping inflation। फर्स्ट गैलोपिंग, सेकंड हाइपर इन्फ्लेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टाइपिंग है। और उसके बाद इनिशियली हमने जो देखे, थर्ड में
नाम से ही पता चलता है हमें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एम आई ऑडिबल? यस और नो? एम आई ऑडिबल? आर यू लिसनिंग? इन्फ्लेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्पेसिफिक, एम ऑडिबल? आप लोग स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या, या स्टेट पीसीएस भी देने वाले हो? यस। आप लोग बता सकते हो आप मुझे कि आप सिर्फ यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस भी देने वाले हो? ओके। ओके, ठीक है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो इसको हमने देखा हमने कि जैसे एक्सेसिव डिमांड हो जाता है, डिमांड exceeds the supply, that is demand pull inflation. Then cost push inflation. Yes, yes, yes. उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दो टाइप्स क्या उसके नाम से ही पता चलता है कि कॉस्ट राइज हो गए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड राइज हो गई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और देन नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वन डिमांड पुल, टू कॉस्ट पुश, थ्री हाइपर इन्फ्लेशन, फोर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एंड लास्ट फिफ्थ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अभी क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है ये 2 to 4% या 2 to 3% होता है, और वी कॉल इट एज अ माइल्ड इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइल्ड इन्फ्लेशन। तो मीडियम लेवल की प्राइस राइज होती है ग्रेजुअली, और इट इज अ गुड फॉर द इकोनॉमी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड लेवल ऑफ प्राइस राइज इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से स्लोली डिमांड थोड़ी बढ़ सकती है उसकी वजह से, और इट एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। इट एनकरेज द इन्वेस्टमेंट। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने की कोशिश क्रीपिंग इन्फ्लेशन द्वारा की जाती है, एंड कंसिडर्ड हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, encourages investment, and due to that this type of inflation is healthy for economy। इकोनॉमी के लिए हेल्दी होता है। देन बेसिक कॉजेस क्या है? एक इंपॉर्टेंट कॉज देखा जाए क्रीपिंग इन्फ्लेशन का, तो उसके पीछे होता है कि स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ
is important reason behind the causes of the steady economic growth is responsible behind the creeping inflation, और डिमांड सप्लाई की वजह से भी थोड़ा पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई की वजह से क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ओवरऑल। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अदर भी कुछ इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, जिसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। बहुत बार हमने सुना है कि कोर इन्फ्लेशन, व्हाट इज मीन बाय कोर इन्फ्लेशन। तो उस 5 टाइप्स के बाद कोर इन्फ्लेशन, ओवर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ऐसी बास्केट कंसिडर की जाती है, सपोज दिस इज द टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से ऐसे बास्केट को एक्सक्लूड किया जाता है कि जिसमें वोलाटाइल आइटम, वोलाटाइल एटम्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, निगेटिव किया जाता है। सो वी कॉल इट एज अ ओवर इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन विथ एक्सक्लूडिंग द वोलाटाइल आइटम, वोलाटाइल आइटम्स में मैक्सिममली फूड आइटम्स होते हैं, जैसे हम देखेंगे मिल्क हो, एग हो, सब्जियां हो, वेजिटेबल्स, उसके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। और फ्यूल, पेट्रोल, हर दिन आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको पता चलेगा एक दिन 105 रुपए 20 पैसे, दूसरे दिन 105 रुपए 70 पैसे, 106 रुपए, 104 रुपए, इस हिसाब से प्राइसेस चेंज होती रहती है। और ओवर इन्फ्लेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्राइस का ट्रेंड लर्न करना, लॉन्ग टर्म प्राइस राइज का ट्रेंड, लॉन्ग टर्म प्राइस राइज का ट्रेंड चेक करना, ये उसके पीछे रीजन होता है ओवर इन्फ्लेशन के पीछे, टू चेक द लॉन्ग टर्म प्राइस राइज। आई एम ऑडिबल? यस। हेलो। Yes, sir, you are audible. Just give me 1 minute, 5 2 3 minutes. We will resume the session. Okay, sir. In last 1 hour, we discussed about basic concept of inflation. Then we covered two phases of the inflation, which we seen in the previous 60 year. First phase since independence to the 1975, and second phase 75 to 2025. The types of inflation. Then next we will further extend the discussion with regarding to the core inflation, and then we will shift to the different types of important concept like the Phillips curves and other inflation, what is meant by inflation tax, which was recently used by the Raghav Chadha in the Lok Sabha. So we will discuss with regarding to inflation tax also. Give me next 5 minutes. We will resume the session in the 5 minutes.
हेलो। तो हमारा ओवर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन शुरू था। ओवर इन्फ्लेशन, तो व्हाट इज मीन बाय ओवर इन्फ्लेशन? जैसे मैंने अभी बताया कि जो वोलाटाइल एटम्स होते हैं या जो वोलाटाइल गुड्स होते हैं, उसको रिमूव करने के बाद जो इन्फ्लेशन हमें पता चलता है इंपॉर्टेंट ओवर गुड्स का और लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड के लिए, हम इसको कंसिडर करते हैं। और ओवर इन्फ्लेशन का पर्पज ही वही होता है कि लॉन्ग टर्म प्राइस राइज का ट्रेंड देखना। शॉर्ट टर्म ये हर दिन वेजिटेबल्स, फूड, फ्यूल, मिल्क, ये चीजें अप डाउन चलता रहता है। इसकी वजह से हमें समझ नहीं आता है। इसका इम्पोर्टेंस ये कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रेशर को शो करता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रेशर को शो करता है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में ओवरऑल इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है। और दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ओवरऑल इट हेल्प्स टू डिजाइन द मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रेशर बताता है। और दूसरा है डिजाइन मॉनेटरी पॉलिसी। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड क्या है या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो उसकी रिगार्डिंग हमें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इसका बहुत बेनिफिट्स होता है। इसलिए ओवर इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन, उसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। जैसे अभी हमने ओवर इन्फ्लेशन डिस्कस किया, उसके एग्जैक्टली दूसरा एक इन्फ्लेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में ओवरऑल गुड्स का यूज किया जाता है। Here we consider every items. Here we consider the every items like food, fuel, housing. So headline inflation में we are considering food, fuel, housing or any other items. Every items we are considering in the headline inflation. और ओवर इन्फ्लेशन में इसको एक्सक्लूड किया जाता है। ओवर इन्फ्लेशन में फूड, फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में उसको ऐड किया जाता है। और इट इज अ measured by measured for general price rise. It is a measure for the general price rise, headline inflation. हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कंपोनेंट्स आते हैं। वोलाटिलिटी देखी जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की हाईली वोलाटाइल, highly volatile in nature. Here also
लेस वोलाटाइल, ओवर इन्फ्लेशन इज लेस वोलाटाइल। उसके बाद पॉलिसी टारगेट में, इंडिया में पॉलिसी टारगेट में हेडलाइन इन्फ्लेशन किया जाता है। पॉलिसी टारगेट मतलब जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, उसमें हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रेशर देता है, या इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है उसको स्टडी करने के लिए इट इज हेल्पफुल। लेकिन एक्चुअल जब हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जब इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट, या फिस्कल पॉलिसी, आगे व्हाट इज मीन बाय फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, वी विल डिस्कस इट। तो इन दोनों का टारगेट होता है कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है बेसिकली। और जैसे मैंने दो कोर पॉइंट में बताया कि वोलेटिलिटी ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की ज्यादा है एज कंपेयर टू कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद पॉलिसी टारगेटिंग भी हेडलाइन इन्फ्लेशन की होती है। इंपॉर्टेंस क्या है? एक होता है बेसिकली इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को वेलफेयर स्कीम में ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी तो बेसिक रूल्स है, जैसे वेजेस हो गए, वेजेस के बाद आपके इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब यहाँ पे जैसे बोला ना मैंने, पॉलिसी टारगेट, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो ये ओवर इन्फ्लेशन के ट्रेंड नहीं देखते, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के ट्रेंड देखते ही ये सब डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद वेजेस को भी, वेज बढ़ाने या कम करने, जो डियरनेस अलाउंस देते हैं हम वेजेस बढ़ाने के लिए, डीए देते हैं डियरनेस अलाउंस, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम वेज इंडेक्सिंग। वेज इंडेक्सेशन में भी इस हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज किया जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये कि ये हाईली वोलाटाइल होता है, क्योंकि उसमें एडेड आइटम ही हाईली वोलाटाइल है। और इंडिया में हमें इन्फ्लेशन, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए हम सीपीआई का यूज करते हैं। इट इज अ 4% प्लस और माइनस, 4% प्लस और माइनस टू, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ठीक है। उसके बाद बेसिक हमने यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे, 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स। देन हेडलाइन इन्फ्लेशन देखा हमने, देन कोवर इन्फ्लेशन देखा। उसके बाद और एक कंसेप्ट देखेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एंड डिस इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन, व्हाट इज मीन बाय डिफ्लेशन? डिफ्लेशन में बेसिकली क्या होता है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइस होता है। कैसे प्राइस फॉल होता है, सस्टेन प्राइस फॉल और सस्टेन डिक्रीजिंग प्राइसेस, डिक्रीजिंग प्राइसेस और सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइसेस। सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइसेस और प्राइस डिक्रीज is called as deflation, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसमें भी दो होता है, ये डिफ्लेशन में सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइसेस, और उसपे एक टाइप होता है डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये भी उसकी कुछ दो टाइप से। डिफ्लेशन में क्या होता है कि एक प्राइस फॉल होना, ये डिफ्लेशन में होता है। और यहाँ पे रेट ऑफ प्राइस फॉल, रेट को कैलकुलेट किया जाता है, रेट ऑफ प्राइस फॉल। यहाँ पे फॉल इन, सॉरी सर, चलो यहाँ पे रेट ऑफ प्राइस फॉल, और यहाँ पे जनरल प्राइस, रेट ऑफ प्राइस फॉल और जनरल प्राइस फॉल, ऐसे दो टाइप्स कंसिडर किए जाते हैं, रेट ऑफ प्राइस फॉल एंड जनरल प्राइस फॉल। और ओवरऑल बेसिकली ये डिफ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉजेस में दो चीजें हो जाती है कि डिफ्लेशन क्यों हो जाता है, जैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से। एक्सेसिव प्रोडक्शन, कैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन, जैसे हाउसिंग सेक्टर में होता है। हाउसिंग सेक्टर, अभी एक्चुअली प्रेजेंटली हाउसिंग सेक्टर में क्या हुआ है कि हाउसिंग सेक्टर में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास 5 फ्लैट, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, इतने लेवल तक किसी बहुत से लोग हैं कि उनके पास है। तो इस एक्सेसिव डिमांड को, जब भी एक्सेसिव डिमांड हो जाती है किसी एरिया में, सपोज इस एरिया में बहुत सी नई बिल्डिंग बनने लगती, तो प्राइस इनिशियली जो प्राइजेस रहती है फ्लैट्स की या उस हाउस की, तो प्राइस स्लोली डिक्रीज होने लगती। तो एक होता है कि एक्सेसिव प्राइसिंग जैसे हाउसिंग सेक्टर में है, और दूसरा होता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अभी ये व्हाट इज मीन बाय टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हमें बैंकिंग टॉपिक आने तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इजीली उस टॉपिक को पूरा नहीं बता पाऊंगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होता है कि टैक्स रेट बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना, बैंक के रेपो रेट बढ़ा देना, उसकी वजह से लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होते हैं, टाइट मनी की वजह से क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाता है, पीडीआई विल डिक्रीज। तो दैट इज द important cause behind important cause of the tight monetary policy and that lead to the deflation or disinflation। उसके बाद एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिमांड ही फॉल हो जाती है, डिमांड फॉल हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मास्क, जब हम कोविड का टाइम था, तो उस समय पे मास्क और सैनिटाइजर ऐसे दो ये प्रोडक्ट थे कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे कोविड चला गया और उस समय जिन लोगों ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई होगी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी एक्सेसिव प्रोडक्शन तो हो रहा है और डिमांड भी फॉल हुआ। मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये कुछ ऐसे दो एटम्स है कि जो रिसेंटली हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं हर एक इंसान के। तो इसमें डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे फेजेस दिखाई देते हैं हमें स्पेसिफिकली। ये स्टैंडर्ड गुड है, कुछ कॉस्ट उसके फिक्स है, फिर भी उसके डिमांड में फॉल आया, प्रोडक्शन में फॉल आया होगा, ओवरऑल प्राइजेस में भी स्लाइटली कुछ, जो कुछ नॉन प्रिंटेड प्राइजेस होते हैं तो उसमें भी फॉल आया। तो यही इसका रीजन है कि जब डिमांड फॉल हो जाती है या एक्सेसिव प्रोडक्शन होते रहता है बाद में, जब उसकी रिक्वायरमेंट कम हो, तो डिफ्लेशन जैसा फेज हमें दिखाई देता है। लेकिन डिफ्लेशन का ऐसा होता है कि डिफ्लेशन क्यों निगेटिव
या डिफ्लेशन की खतरे क्या होता है कि डिफ्लेशन कंटिन्यू चलने के बाद वो स्पाइरल होके स्लो डाउन की चांसेस होती है, इसलिए डिफ्लेशन को टाइमली कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली लोअर प्राइसेस का टेम्पररी बेनिफिट्स होता है लोगों को, बट उसकी वजह से क्या होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होने लगता है। नई इन्वेस्टमेंट नई इन्वेस्टमेंट में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए ये अच्छा फेज नहीं होता है डिफ्लेशन का। शॉर्ट टर्म के लिए गुड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट इज नॉट गुड। उसके बाद कल के कल या परसों की इकोनॉमी के डिस्कशन बजट सेशन का डिस्कशन चल रहा था, तब आम आदमी पार्टी के खासदार या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड, उन्होंने इन्फ्लेशन टैक्स को एक्सप्लेन किया था। और वो गवर्नमेंट की कुछ टैक्स नीतियों पे जब क्रिटिसाइज कर रहे थे तो उन्होंने इन्फ्लेशन टैक्स बताया था, जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन टैक्स। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन टैक्स? Inflation tax is nothing but it is a hidden cost. Inflation tax का मतलब होता है hidden cost which was paid by the people when inflation reduces the purchasing power. ये hidden cost paid by consumer. इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे होता है इन्फ्लेशन टैक्स। सपोज मैंने आज लैपटॉप लिया जिसकी कॉस्ट 70,000, और इस पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10% में जीएसटी पेड कर रहा हूं। सो 70,000 प्लस उसके ऊपर 10% मतलब 7,000, ऐसे में 77,000 रुपीज को एक लैपटॉप बाय कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली तो डिमांड बढ़ गई होगी या सप्लाई साइड घट गई होगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि लैपटॉप की प्राइसेस 80,000 हो गई, 70,000 का लैपटॉप 80,000 में हो गई। अभी भी इस पे मैं 10% जीएसटी भर रहा, तो 80,000 उसके ऊपर 8,000 रुपीज, मतलब हो गया कॉस्ट 88,000। एक्चुअल प्राइस राइज कितना है? 10,000। उसके ऊपर जीएसटी के कितने ऐड कर रहा हूं मैं? 1,000 रुपीज। तो ओवरऑल 11,000 रुपीज ये राइज दिखाई दे। ये जो ऊपर का 1,000 है, वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन टैक्स। महंगाई पे टैक्स लगना, एडिशनल जीएसटी लगना, तो वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन टैक्स। और इन्फ्लेशन टैक्स इरोड द वैल्यू ऑफ मनी। उसी सेम लैपटॉप के लिए हम पहले 77,000 देते थे, तो अभी प्राइस राइज एक्चुअली कितनी हो गई? 10,000 हो गई। तो 87,000 देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा तो 88,000 देने पड़े। तो ये जो ऊपर के 1,000 है, तो इट इज नथिंग बट द इन्फ्लेशन टैक्स। इट इज नॉट जीएसटी, इट इज ए इन्फ्लेशन टैक्स। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कॉमन पीपल पे होता है। हर एक किस्म की जो भी चीजें आप खरीदी करोगे जिसमें डीए इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने की वजह से प्राइसेस बढ़ती है और ओवरऑल टैक्स भी बढ़ जाता है, तो वी कॉल इट एज अ जस्ट। तो वी कॉल इट एज इन्फ्लेशनरी टैक्स। और इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी। यही इन्फ्लेशन टैक्स क्या करता है? मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इरोड करता है। इसलिए इन्फ्लेशन टैक्स एक नई कंसेप्ट है, हिडन कॉस्ट पेड बाय द कंज्यूमर होती है, और उसकी वजह से परचेसिंग पावर रिड्यूस होती है। इट विल
reduce the purchasing power. It will reduce the purchasing power of consumer, especially cash में जो होता है वो. Why we call it as an inflation tax? Because ये जो ऊपर के 1,000 रुपीज है, it directly entered into the government corpus. गवर्नमेंट के पास जो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, भारत सरकार की एक पर्स है, we call it as a consolidated fund of India. तो ये डायरेक्टली 1,000 रुपीज कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो जाते हैं. इसकी वजह से we call it as a inflation tax. And how inflation tax works? Inflation tax works basically इस प्राइसेस राइज होने की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से ये इन्फ्लेशन टैक्स बढ़ते जाता है, और लोगों के पास जो सेविंग्स होती है, इस इन्फ्लेशन के टैक्स की वजह से लोगों के पास सेविंग डिक्रीज हो जाती है. जैसे सेविंग डिक्रीज हो जाती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कैपिटल फॉर्मेशन पे आता है. कैपिटल फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाता है. सेविंग डिक्रीजेस तो कैपिटल फॉर्मेशन also decreases. और overall public loses the purchasing power. Public loses purchasing power. तो ये 3 फेजेस होता है. सेविंग डिक्रीज हो गई, आप कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है क्योंकि क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया, एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट के पास आ गया. पहले सपोज 100 लैपटॉप बेचे जाते थे तो उसके ऊपर सरकार को 7,000 रुपए आ रहे हैं. अभी 100 लैपटॉप बेचने के बाद सरकार को 8,000 आ रहा है, ऊपर 1,000 बढ़ गया ना टैक्स के माध्यम से. तो ये एडिशनली सरकार को क्या हो रहा है, एज अ टैक्स इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को एडिशनली टैक्स कलेक्ट हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को होता है. तो दिस इज द important concept, we call it as an inflation tax. उसके बाद इन्फ्लेशन मैं सिर्फ लिस्ट आउट करता हूं कि क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया आज. पहला, व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशन. देन कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. phases of inflation before 75 and after 75. Then types of inflation. Then causes of inflation, phases of inflation, types of inflation. Then we discuss about over 2 types, over inflation and headline inflation. Over inflation, headline inflation. Then inflation tax. Then we also discuss about the disinflation. Phases of inflation, causes of inflation, types of inflation, over and headline inflation, inflation tax, disinflation, deflation. तो
these are the important, कुछ important causes है जिसकी वजह से नहीं, इतने कोर कंसेप्ट्स हमने यहाँ पे लर्न किए. नाउ we will shifting to how government is targeting the inflation, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और बेसिकली वी कॉल इट एज अ टूल्स टू कंट्रोल. Tools to control the inflation. Tools to control the inflation. जैसे मैंने इनिशियली बताया कि इंपॉर्टेंट टूल है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल. इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो एक है मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी टूल? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में होता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को इनिशियली सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता था, लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का काम चलता है मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई इज वर्किंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी. और क्या है ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल? बेसिकली इस मॉनेटरी पॉलिसी टूल में अभी आरबीआई प्लस इनिशियली सिर्फ सेंट्रल बैंक, या जिसको हम आरबीआई बोलते काम करते थी, आज आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों का काम. आरबीआई प्लस गवर्नमेंट बोथ आर वर्किंग इस पे काम करते. बोथ आर वर्किंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी. देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ऐसे अलग अलग टूल्स यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है. सपोज रेपो रेट बढ़ गए तो डायरेक्टली उसके इम्पैक्ट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट पे, और लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोन्स महंगे होते, और लोन्स महंगे होते तो उसके बाद लोगों के पास पैसे, जो डिस्पोजेबल इनकम होता है या लोगों को स्पेंड करना होता है, तो वो कट हो जाता, कम हो जाता. सपोज रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज किया जाए तो बैंक्स को क्या होता है, लेस बेनिफिट्स मिलते हैं आरबीआई से. रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाए तो डिफरेंट बैंक्स गेट द लेस इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और उसकी वजह से बैंकों के पास कम पैसा होता है लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सीआरआर में क्या होता है, व्हेन सीआरआर में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो में बेसिकली सीआरआर में होता है कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए जैसे ही प्राइस राइज हो जाए तो उस केस में क्या होता है, सपोज प्राइस राइज हो जाए तो उस केस में उसका इम्पैक्ट होता है कि सीआरआर बढ़ जाए तो बैंकों के पास कम पैसे उनके हाथ में बचते एज अ लोन डिसबर्समेंट के लिए. सपोज 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट आता है, प्रेजेंटली सीआरआर 4% है,
तो 4% कट करके 96% ही अमाउंट उनके पास बचती है, उसमें से भी। और 18% एसएलआर काट दिया जाता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये टर्म्स हम सब डिस्कस करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रेजो रेशियो, सीआरआर, एसएलआर। तो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी तो स्लाइट इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया जाता है, या क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम इनडायरेक्टली अलाउ करते हैं। उसके बाद होता है फिस्कल पॉलिसी टू, दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, और ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ये टोटली यूज बाय द गवर्नमेंट, इट इज अ टोटली यूज बाय द गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी यूज बाय द गवर्नमेंट कैसे यूज किया जाता है? एक, उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है तो गवर्नमेंट रिड्यूस करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा होता है सपोज उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है तो टैक्स इंक्रीज किए जाते हैं। तीसरा होता है इन्फ्लेशन को करना है तो सब्सिडीज को कट किया जाता है। तीन चीजें होती, एक तो टैक्स कट किए जाते हैं, स्पेंडिंग कट की जाती है, टैक्सेस बढ़ाया जाता है, सब्सिडीज कम किए जाते हैं। तो इट इज यूज बाय द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। और ओवरऑल ये हो गया यूज बाय द फिस्कल पॉलिसी। देन कुछ डायरेक्ट मेजर होते, सब मेजर्स आर डायरेक्ट मेजर्स। फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड फिस्कल पॉलिसी जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करता है। जैसे मैंने बोला सपोज इस साल पे 1 लाख करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन के टेंडर है, मतलब 1 लाख करोड़ रुपीज रोड कंस्ट्रक्शन में करने वाली, सपोज गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है तो स्पेंडिंग कम कर देंगे, 80,000 ही करेंगे, दे विल स्पेंड 80,000 ऑन द रोड कंस्ट्रक्शन। टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या होता है? टैक्स बढ़ाएंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या जो इनकम वो स्पेंड कर सकते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल रिड्यूस, और सब्सिडीज कम कर दिए जाएंगी तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट गुड विल इंक्रीज। सपोज इनिशियली एक गुड है वो 1,000 रुपीज में, जिसपे सरकार 200 रुपीज सब्सिडीज दे रही, तो एक्चुअली बायर को वो 800 में मिलेगी। अभी सब्सिडीज डिक्रीज करने के बाद 1,000 रुपीज के गुड पे 100 रुपीज ही सब्सिडी मिल रही है, तो वो अभी नई गुड की प्राइस है 900। तो सब्सिडी डिक्रीज हो गई तो प्राइस राइज बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सकता है। टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, लोग कम खर्चे करेंगे, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई तो लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों के पास कम पैसा आएगा, तो कम पैसा आएगा तो अगेन नई डिमांड कम क्रिएट करेंगे। पैसा ही नहीं तो लोग खरीदी क्यों करेंगे ना, या कुछ खरीदी करने का या कुछ बाय करने का सोचेंगे नहीं। उसके बाद होता है डायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर में क्या होता है? बफर स्टॉक पे फोकस किया जाता है। बफर स्टॉक, जैसे हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन के बफर स्टॉक है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेस है उसमें हमने मिलियंस ऑफ टन्स फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा है, जैसे गेहूं, ज्वार, राइस, अलग अलग फूड ग्रेन्स को हमने स्टोर किया। एक्सट्रीम केस में सपोज ड्रॉट आ जाता है, या आर्टिफिशियली कुछ मार्केट में ऐसा मैकेनिज्म चलता है कि आर्टिफिशियली वहां पे सप्लाई हो जाए, सप्लाई साइड में मिसमैच हो जाए, तो उस केस में क्या किया जाता है? बफर स्टॉक को यूज किया जाता है। और बफर स्टॉक से क्या किया जाता है? फूड ग्रेन को रिलीज किया जाता है। बेसिकली दिस बफर स्टॉक इज यूज फॉर द फूड ग्रेन, और फूड ग्रेन बफर स्टॉक से रिलीज करके प्राइस को स्टेबल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है।
तीसरा होता है इंपोर्ट पॉलिसी हमारे यहाँ पे, स्पेसिफिकली इट इज यूज फॉर द ओनियन या पैच। इंपोर्ट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, जब भी प्राइसेस ओनियन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है। ये एक्चुअली ये इंपोर्ट पॉलिसी के दो रिपरकशन होते हैं। एक होता है कि कॉमन मैन, गवर्नमेंट का टारगेटिंग ये होता है कि उनको पैच इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि कॉमन मैन को एक अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल सके। लेकिन दूसरी साइड होती है फार्मर्स। हर समय इस पूरे सर्कल में फार्मर्स के ऑलवेज लॉसेस ही होते हैं। इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से प्राइस डाउन हो जाती है और फार्मर्स को लॉसेस हो जाते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो कॉमन मैन को बेनिफिट होता है, और उसका लॉस फार्मर्स को होता है बेसिकली। तो ये है इंपोर्ट पॉलिसी। क्योंकि जो स्टोर हाउसेस में मैक्सिमम जो भी ओनियन को स्टोर किया जाता है, तो वो ट्रेडर होते हैं बेसिकली, दे वेर नॉट प्रोड्यूसर। बहुत मतलब 100% ओनियन प्रोडक्शन का कंसिडरेशन किया जाए तो हार्डली 10-15% फार्मर से कि वो स्टोर करते हैं, और अप्रोप्रिएट और प्राइस अफोर्डेबल, या जिसको हम बोलेंगे कि उनको जब अच्छे रेट्स मिलते हैं, तभी वो सेल करते हैं। लेकिन अदरवाइज 85% जो मार्केट में प्राइस राइज होती है उसके बेनिफिट्स ट्रेडर्स ही लेते हैं। फार्मर्स जैसे भी कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्शन हो जाता है, इमीडिएट पैसों की जरूरत होती है तो वो सेल कर देता है जितनी भी प्राइसेस। तो ये डिफरेंस है इंपोर्ट पॉलिसी। तो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म है। और कहीं पे डायरेक्ट डायरेक्ट मेजर्स में एक इसेंशियल गुड्स एक्ट भी हमारे यहाँ पे, वो होर्डिंग पे फोकस करता है। होर्डिंग, सपोज बाहर ओनियन ही नहीं है मार्केट में, सपोज ऐसा कुछ एनवायरमेंटल कॉज हो जाता है कि ओनियन ही नहीं, तो उस टाइम पे होर्डिंग पे फोकस किया जाता है। या जिन जिन लोगों ने स्टोर करके रखी है जो भी एक्सपायर्ड एसेंशियल गुड है, उसमें पैच भी हो सकता है, उसमें ओनियन भी हो सकता है, सॉरी टोमेटो भी हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग गुड्स को स्टोर करके रखा है, तो उस होल्डिंग पे गवर्नमेंट एक्शन लेता है और इसको मार्केट में सेलिंग के लिए निकालता है। तो ये कुछ डायरेक्ट मेजर्स है दैट गवर्नमेंट आर यूजिंग टू डील विद द इन्फ्लेशन। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके। तो यहाँ तक हमने अलग अलग टाइप्स, मेजर्स कवर किए हैं। इन नेक्स्ट सेशन we will extend the discussion for the 15-20 minutes or half an hour, and then we will start the new topic. Okay. Thank you so much for watching this session. If you have any doubt, please ask me. Otherwise, we will conclude today's session. Okay. Yes. Thank you so much for watching this session. We will meet with the next topic in the next session. Okay.